हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले टॉपिक में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। तो हमने पढ़ा था बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। तो मृत्यु के 4 दिन बाद में हुमायूं अगला मुगल कालीन क्या बना? शासक बना। हुमायूं के समय की बात कर लें तो 1530 से लेकर 1556 तक का समय माना जाता है, लेकिन बीच का जो समय है 1540 से लेकर के 1555 तक का जो समय है वो समय शेरशाह सूरी का माना जाता है। अब देखो, सिंहासन पर बैठने से पहले कि जब बाबर की मृत्यु हुई उस समय हुमायूं सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे? बदख्शा। बदख्शा एक प्रदेश था, एक राज्य था, और उस राज्य के सूबेदार कौन थे? हुमायूं थे। तो होता क्या था कि जो भी राजा के पुत्र होते थे उनको कोई ना कोई राज्य का सूबेदार बनाया जाता था। तो हुमायूं को बदख्शा का गवर्नर या सूबेदार बना रखा था। किसने? बाबर ने। तो सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। आगे हम बात करें, हुमायूं जब शासक बना तो उसने क्या किया? अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में। तो एकमात्र ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया वो कौन था? हुमायूं। काबुल और कंधार वाला जो क्षेत्र था वो अपने भाई किसको दे दिया? कामरान को दे दिया। ऐसे ही संभल जो प्रदेश था वो संभल प्रदेश किसको दे दिया? अस्करी को। थोड़ा लिखने में उल्टा हो गया। तो संभल प्रदेश किसको दिया? अपने भाई अस्करी को। ऐसे अलवर और मेवाड़ वाला जो क्षेत्र था वो दिया हिंदाल को, और बदख्शा किसको दे दिया? सुलेमान। ये सुलेमान चाचा का लड़का था। तो इस प्रकार से हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भाइयों ने हुमायूं के विजय अभियान में अपना किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण हुमायूं सफल नहीं हो पाया। आगे हम बात कर लें, 1533 ईस्वी में क्या किया? हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की और उस नगर का क्या नाम रखा? दीन पना है। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पना नामक एक नए नगर की क्या की? स्थापना की। 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह को हुमायूं ने मंदसौर का एक युद्ध हुआ। किस किस के मध्य में हुआ? बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य में। और इस युद्ध में हुमायूं जीत गए थे और कौन हार गया था? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हुमायूं पहला शासक था कौन से वंश का? मुगल वंश का। तो मुगल काल का पहला शासक कौन था? हुमायूं, जिसने किसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था? गुजरात क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था। हालांकि हुमायूं के बाद में अकबर ने भी गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन अकबर से पहले कौन आया था? हुमायूं। तो हुमायूं पहला शासक बना जिसने गुजरात को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब बात करते हैं हम 1534 जो राजस्थान के संदर्भ में है कि 1534 में बहादुर शाह ये वही है जो कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। इसने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़ पर जब 1534 ईस्वी में आक्रमण हुआ तो उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णवती या कर्णावती या कर्मावती ने राखी भेजी। किसे भेजी? हुमायूं को। सहायता के लिए राखी भेजी गई थी कि हुमायूं चित्तौड़ पहुंच करके रक्षा करे। किसकी? चित्तौड़ की रक्षा करे। किससे करे? बहादुर शाह से। लेकिन बहादुर शाह ने पहले ही सूचना किसको दे दी थी? हुमायूं को दे दी थी। तो ऐसा माना जाता है कि हुमायूं को सूचना दी गई थी बहादुर शाह के माध्यम से कि हम काफिरों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। काफिर किसको मानते हैं?
काफिर मुस्लिम मानते हैं जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं होते हैं, उन सभी को मुस्लिम क्या मानते हैं, काफिर मानते हैं। तो ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि बहादुर शाह ने हुमायूं को कहा कि हम चित्तौड़ पर अधिकार कर रहे हैं और आप चित्तौड़ में किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे, इसलिए हुमायूं ने कोई सहायता नहीं दी। तो इतिहास में अलग अलग बातें मिलती हैं। कई बातें ऐसी मिलती हैं कि हुमायूं वक्त पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया था, बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। तो आगे हम बात कर लेते हैं। फिर प्रसिद्ध युद्ध आता है चौसा का युद्ध। बड़ा ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो चौसा का युद्ध हुआ कब हुआ, 1539 में। किस किस के मध्य हुआ, तो एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ कौन था, शेर खां। तो अफगान शासक था शेर खां, और शेर खां ने हुमायूं से युद्ध किया, जो चौसा का युद्ध कहा गया। अब इस युद्ध में जीत कौन गया, तो इस युद्ध में शेर खां जीत गया। और शेर खां जीत गया तो उसने अपने जीतने के उपलक्ष्य में शाह की उपाधि धारण की। तो नाम तो था शेर और खां नाम था, इसके स्थान पर इसका नाम हो गया शेर शाह। तो एक प्रकार से इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की, शेर शाह की उपाधि धारण की। इसमें विशेष बात क्या रही कि जब युद्ध में कौन हार गया, हुमायूं हार गया। तो हुमायूं अपनी जान को बचा करके भाग रहा था और गंगा नदी में वो कूद गया। और ऐसी स्थिति में उस नदी में से एक निजाम नामक भिश्ती जो था, जो चमड़े का काम किया करता था, तो उसने अपनी नाव में हुमायूं को बैठा करके हुमायूं के प्राणों को बचाया। तब जाकर के उसके इस कार्य से, निजाम के इस कार्य से हुमायूं बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हम आपके इस उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। तो जब वापस से दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किसका जब दिल्ली पर अधिकार किसका हुआ, हुमायूं का अधिकार हुआ, तो उसने निजाम को एक दिन का क्या बनाया, बादशाह। तो एक दिन का बादशाह इतिहास में किसे बनाया गया है, निजाम भिश्ती को। किसके लिए बनाया गया था, अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो हुमायूं के प्राणों को बचाया निजाम ने और उसके एवज में एक दिन का बादशाह बना दिया गया। अब ये चमड़े का काम करता था, इसलिए उसने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। तो चमड़े के सिक्के जारी किसने किए, निजाम ने जारी किए। तो इस प्रकार से चौसा का युद्ध शेर खां जीत गया, उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अगला जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था, 1540 में, एक साल बाद में। तो पहले तो हुआ चौसा का युद्ध, उसके बाद में कौन सा हुआ, कन्नौज का युद्ध। देखो इसको शॉर्ट में आप याद भी रख सकते हो, चौ और क। पहला अक्षर देखो, चौ और क, चौक। ठीक है। तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी वापस जीत गया। अब जो दिल्ली क्षेत्र था, दिल्ली साम्राज्य था, वो किसके अधिकार में आ गया, वो शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया। और हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। तो हुमायूं भारत को छोड़ करके फारस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान ईरान, वहाँ पर ये भाग गया। और निर्वासित समय में जब ये भारत को छोड़ करके कहाँ पर पहुँचा, फारस पहुँचा, ईरान पहुँचा, तो उस समय में हुमायूं को भटकल नामक स्थान पर, एक स्थान का नाम है कौन सा, भटकल। तो भटकल नामक स्थान पर शेख अली अख्तर की पुत्री मिली, जिसका क्या नाम था, हमीदा। तो निर्वासित समय में शेख अली अख्तर ने क्या किया, अपनी पुत्री हमीदा का विवाह किससे कर दिया, हुमायूं से कर दिया। ये हमीदा वही है जिससे हुमायूं को कौन से, अकबर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अकबर किसका पुत्र था, हमीदा का पुत्र था। तो जब
बिलग्राम और कन्नौज का जो युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में, उस युद्ध में हुमायूं हार गया और भारत को छोड़कर के उसे कहाँ जाना पड़ा, ईरान या फारस जाना पड़ा। तो दिल्ली साम्राज्य किसके अधिकार में आ गया, शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया। अब हुमायूं प्रतीक्षा करने लगा कि वो किस प्रकार से भारत पर वापस से अधिकार करे, तो भारत को किस प्रकार से वापस से वो जीते, इसके लिए उसने प्रयास किया। सबसे पहले उसने क्या किया कि 1545 में, अब 1545 में क्या हो चुका था, तो 1545 में उसका भाई था अस्करी, उसको उसने पराजित किया और कंधार क्षेत्र पर अस्करी का अधिकार था, उस कंधार पर अपना अधिकार किसने कर लिया, हुमायूं ने कर लिया। तो कंधार क्षेत्र को जीत लिया 1545 में। फिर 2 साल बाद में हुमायूं ने क्या किया, कामरान को पराजित करने का प्रयास किया। अब कामरान को जब पता लगा तो उसने धोखे से हुमायूं का जो बेटा था अकबर, उसको किले के दरवाजे पर लटका दिया ताकि हुमायूं तोप का प्रयोग नहीं कर सके और काबुल को नहीं जीत सके। लेकिन हुमायूं ने काबुल को जीत लिया और कामरान को अंधा कर दिया। तो 47 में हुमायूं ने कौन से क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, काबुल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब काबुल को जीतने के बाद में 1555 ईस्वी में, तो इस समय तक हुमायूं ने लाहौर क्षेत्र पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लाहौर पर अपना अधिकार करने के बाद में हुमायूं की सीधी नज़र किस पर थी, दिल्ली पर थी। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक युद्ध लड़ा 1555 में, जिसे मच्छीवाड़ा का युद्ध कहा गया, जो 1555 में लड़ा गया। अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे नसीब खां और तातार खां। तो ये अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ कौन थे, हुमायूं। इस युद्ध में कौन जीत गया, हुमायूं। और हुमायूं इस युद्ध में जीता तो कौन सा क्षेत्र हुमायूं के अधिकार में आ गया, तो पंजाब पर अधिकार किसका हो गया, हुमायूं का हो गया। तो लाहौर को जीतने के बाद में हुमायूं ने 55 में कौन से प्रदेश को जीता, पंजाब को जीता। पंजाब को जीतने के बाद में अगला युद्ध लड़ा गया किसके माध्यम से, हुमायूं के माध्यम से, जो सरहिंद का युद्ध कहा गया। वही 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। अफगान सेना का इस समय नेतृत्व किसने किया, सिकंदर शाह ने। और ये युद्ध हुमायूं की तरफ से कौन लड़ रहा था, बैराम खां या बैरम खां, बैराम खां या बैरम खां, जो हुमायूं की तरफ से सरहिंद के युद्ध में नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में बैरम खां जीत गया, या जीत किसकी हो गई, हुमायूं की हो गई। अब जैसे ही सरहिंद का युद्ध जीता गया, वैसे मुगलों का किस पर अधिकार हो गया, दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो दिल्ली जो क्षेत्र था वो शेरशाह सूरी के कारण मुगलों के अधिकार से चला गया था। वापस 1555 में सरहिंद के युद्ध के माध्यम से दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो थोड़े समय ही ये राजगद्दी पर रहा और लगभग 6 महीने के बाद में ही, तो 24 जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपना एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था कौन, हुमायूं। और उतरते समय वो लड़खड़ा गया और सीढ़ियों से गिर गया और गिरने के बाद में मर गया। इसका मतलब कि शासन वापस प्राप्त करने के लगभग 6 महीने ही हुमायूं ने शासन को संचालित किया और 6 महीने में हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कौन से पुस्तकालय से, तो दीनपना पुस्तकालय से हुमायूं गिर गया, उससे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हुमायूं जो था वो किस में विश्वास करता था, ज्योतिष में विश्वास करता था। और इसके कारण सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में वो 7 रंग के, एक दिन अलग रंग, तो हर दिन अलग अलग रंग के क्या पहनता था, कपड़े पहनता था। तो सप्ताह के 7 दिन और 7 दिनों में 7 रंग के, अलग अलग रंग के क्या पहनता था, कपड़े पहनता था। आगे बात करते हैं
तो बड़ी अच्छी कोटेशन आती है लेन पुल की। ये कहते हैं कि हुमायूं नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं रहा। हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर मर गया। तो हमने पढ़ा था, देखो पहले चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद में कन्नौज का युद्ध हुआ था, और दोनों युद्ध कौन हार गया? हुमायूं हार गया। फिर आगे जाकर भागता भागता फारस या ईरान चला गया और वापस भारत विजय का उसने प्रयास किया। काबुल, कंधार इनको जीत करके फिर पंजाब को जीता, और पंजाब को जीतने के बाद में उसने दिल्ली पर अपना क्या किया? अधिकार किया। अधिकार हुआ और फिर क्या हुआ? मर गया। तो इसके लिए लेनपुल एक इतिहासकार हैं और वो कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही क्या हो गया? मर गया। अब मकबरे की बात कर लेते हैं। तो देखो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अब हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने? तो अकबर ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद में किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब देखो चार बाग शैली का इसमें क्या किया गया? प्रयोग। कि जैसे मान लो ये मकबरा है, इस मकबरे के दोनों तरफ क्या बना दिए? चार बाग बना दिए। तो 1 2 3 4, तो चार बाग, बीच में रास्ता हो गया। तो ये चार बाग शैली का प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? हुमायूं के मकबरे में किया गया। आगे हम बात कर लेते हैं ताजमहल का इसे क्या माना जाता है? पूर्वगामी। ताजमहल का पूर्वगामी कैसे माना जाता है? कि ताजमहल का निर्माण हमें पता है आगे चल करके किसने करवाया था? तो शाहजहां के माध्यम से ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो ताजमहल संगमरमर से निर्मित था और हुमायूं का मकबरा भी मार्बल या संगमरमर से निर्मित है। तो इसलिए इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। फर्क इतना सा है कि ताजमहल में 4 मीनार हैं, इसमें कोई मीनार नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि हुमायूं किस प्रकार से शासक बनता है, अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देता है, उसके बाद में वो शेरशाह सूरी से संघर्ष करता है, दिल्ली साम्राज्य उसके अधिकार से चला जाता है, वापस वो भारत पर अपना अधिकार करने के लिए अपने भाइयों को हराता है, काबुल कंधार वाला क्षेत्र प्राप्त करता है, फिर पंजाब पर अपना अधिकार करता है और लास्ट में सरहिंद के युद्ध के माध्यम से वापस दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के 6 महीने ही वो साम्राज्य का सुख भोग पाता है और बाद में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। Please subscribe YouTube channel, share and like it.